बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज आपका एक और अहम टॉपिक जो कि चैप्टर नंबर 7 में आपने हमारे सिंटेक्स में चैप्टर नंबर 7 में आता है। बाकी एसटीबी में, फेडरल में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं तो इसमें आपको मिल सकता है। अब ये इसमें अहम टॉपिक जो आपके हैं उनमें से चंद तो आप कर चुके हैं, बाकी हम जैसे सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स कर रहे हैं तो इस तरीके से करेंगे। आज हमारा एक अहम टॉपिक होगा जिस पे आपको बहुत बहुत कन्फ्यूजन्स होती हैं, तो हम इसको कोशिश करेंगे इतना सिंपल कर दें कि आपकी जो कन्फ्यूजन्स हैं वो काफ़ी हद तक दूर हो जाएं। और इसमें हमें हो सकता है 2 लेक्चर्स करने पड़ें क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत डिटेल्ड टॉपिक है, तो इसको हम समझने के लिए हमें मे बी पॉसिबल है 2 लेक्चर्स तक जाना पड़ा तो शायद जाएंगे। और ये आपका अहम टॉपिक है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। आपने वर्ड सुनते ही आपने कहा होगा बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक है, बहुत क्वेश्चन तो एनी हाउ इसमें से आते हैं, मतलब एंट्री में, पीएमडीसी में, पीएमसी में 2 से 3 क्वेश्चन इसके पॉसिबल होते हैं। तो एटलीस्ट 1 या 2 का तो कोई मतलब आप कह सकते हैं कि ये तो पॉसिबिलिटी है, ये तो होगा ही होगा। अब ये क्वेश्चन कैसे होंगे, किस तरह से होंगे और हम इनको टैकल कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसमें एक ही सिर्फ वर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं है, ये बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स जो हैं इनको एक साथ हम जब तक नहीं समझ पाते हैं तो शायद इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मुश्किल हो जाता है। तो है बहुत आसान सा है, सिंपल सा है। हम इसी वर्ड से ही हम जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से शुरू करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक होगा दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको हम कभी कभी आम अल्फाज में आम तौर पर इसको दूसरा नाम देते हैं और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आप ये वर्ड भी इसको नाम देते हैं और इसको डिनोट आप करते हैं किससे, ई नॉट, कैपिटल ई के साथ आप ई नॉट मतलब डिग्री लगा देते हैं। तो ये आपने ई नॉट जो लगा दिया है, नाउ दिस शोज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है क्या, यानी द पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल असल में क्या है और किस तरह हम इसको मेजर करेंगे और इसका मकसद क्या होगा, हम थोड़ा सा इसमें जाएंगे, मतलब डीप में, थोरो में इसको सॉल्व करेंगे। यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है क्या, डेफिनेशन जैसे भी आपने पढ़ी, अपने बुक्स में पढ़ा होगा, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, फ्लो ऑफ चार्जेस होता है। ये हायर मतलब जहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं वहाँ से ये फ्लो करते हैं लोअर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तरफ, यानी जहाँ पोटेंशियल हायर है इलेक्ट्रॉन एक्सेस में, वहाँ से ये फ्लो करते हैं किस तरफ, जिस तरफ इलेक्ट्रॉनों का कंटेंट लो होता है। तो ये आमतौर पर फिर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, मतलब एक चीज़ में इलेक्ट्रॉन्स या आयन ज़्यादा होते हैं, नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा होते हैं, दूसरे में नेगेटिव चार्जेस कम होते हैं। तो इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है जनरली, जिसके बाद फिर ये लॉस या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का अमल होता है, इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, इसको वोल्टेज भी कहा जाता है। तो ये कहता है कि किसी भी एलिमेंट की आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर आप उसको डिफाइन करना चाहते हैं तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है जो क्रिएट होता है, इन इलेक्ट्रॉनों का डिफरेंस होता है, चार्जेस का डिफरेंस होता है जो क्रिएट होता है एक इलेक्ट्रोड और उसके सॉल्यूशन आइंस के दरमियान। उसी के इलेक्ट्रोड के आइन होंगे उसके सॉल्यूशन के अंदर, अब उनमें और उसी मतलब मेटल इलेक्ट्रोड के मतलब एटमों के दरमियान इलेक्ट्रॉनों का एक वाज़ेह डिफरेंस होगा, फ़र्क होगा, इसको कहोगे पोटेंशियल डिफरेंस। ये पैदा होता है जिसकी वजह से या तो इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं या इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन लूज़ होते हैं। तो मतलब इलेक्ट्रॉनों का फ्लो चलता है हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ। पर एक चीज़ यहाँ नहीं है जो थोड़ी सी हमें अभी समझनी पड़ेगी, सारा हम समझेंगे, सिर्फ हम डेफिनेशन को पहले देख लें। वो है व्हेन इट इज़ इन इक्विलिब्रियम विद दैट सॉल्यूशन। ये तब फ्लो चलेगा
तब लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होगा जब सॉल्यूशन के आयंस और उसी मेटल के आयंस जो सॉल्यूशन के अंदर है उसी के इलेक्ट्रोड के दरमियान इलेक्ट्रॉनों का एक वाज़े डिफरेंस होगा, वाज़े पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये तब होगा। अब देखते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में आ जाए, यानी कि आयंस इलेक्ट्रॉन गेन करना शुरू करें, इलेक्ट्रॉन लूज करना शुरू करें। जितने इलेक्ट्रॉन लूज करें उतने सॉल्यूशन में गेन करें, या जितने सॉल्यूशन में आयंस पैदा हों उतने इलेक्ट्रोड के आयंस जो हैं वो गेन करें। ये कैसे होगा इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन के अंदर? तब आप उसको इलेक्ट्रॉनों के फ्लो के देख सकते हो। ये इक्वल चलता है, ये इक्विलिब्रियम में चलता है। तो इसको हम थोड़ा सा पहले समझेंगे, फिर हमें ये डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। तो हम देखते हैं कि ये किस तरह से प्रोसेस चलेगा। लेट सपोज आपको किसी मतलब एक मेटल का आपने क्या किया, पहले आपने इलेक्ट्रोड जो है उसका आपने मेजर करना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपने क्रिएट किया, मतलब मालूम करना है, मेजर करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि जो आपने मेटल इलेक्ट्रोड आपने उठाई है, सपोज आप यहाँ पर ये जो आप मेटल उठा रहे हो दैट इज कॉल्ड जिंक मेटल। आपने जिंक मेटल की क्या ली है, इलेक्ट्रोड ली है, यानी किसकी आपने इलेक्ट्रोड उठाई है, जिंक मेटल की। अब इस जिंक मेटल इलेक्ट्रोड जो है जब आपने ली तो आपको सॉल्यूशन यहाँ किसका लेना पड़ेगा, इसी का कोई ना कोई सॉल्ट आपको लेना पड़ेगा, जैसे जिंक सल्फेट, जैसे जिंक क्लोराइड, ये मतलब इसके अंदर आयंस होने चाहिए। तो आपने सॉल्यूशन भी उसी मेटल के सॉल्ट का उठाना है जिसका आप इलेक्ट्रोड उठा रहे हैं। अब यहाँ हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को समझना आसान हो जाएगा। कैसे हम देखते हैं, यहाँ पर आपको सॉल्यूशन स्टैंडर्ड कंडीशन होती हैं, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखा जाता है, 298 केल्विन होता है इसका टेम्परेचर, और सॉल्यूशन की मोलरिटी आपने 1 मोलर रखनी होती है। ठीक है, 1 मोलर आपको सॉल्यूशन बनाना पड़ता है, 1 लीटर में 1 मोल आप डिज़ोल्व करते हैं, और सॉल्यूशन के ऊपर प्रेशर जो होता है दैट शुड बी कीप्ड 1 atm। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये इक्विलिब्रियम किस तरह इस्टेब्लिश होगा, किस तरह इलेक्ट्रोड लूज करेगी आयंस, किस तरह गेन करेगी, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट होगा, सारी बातें यहीं पे समझेंगे हम। आपको पता है कि जैसे ही हमने सपोज आपने जिंक की मेटल के इलेक्ट्रोड को, जिंक मेटल को डिप किया इस 1 मोलर सॉल्यूशन के अंदर, जिसके अंदर कौन से आयंस मौजूद थे, जिसके अंदर आयंस मौजूद थे सल्फेट के भी और जिंक के भी। अब यहाँ पर सपोज आप सल्फेट आयंस को हाल फिलहाल आप इग्नोर कर दें कि वो हैं या नहीं हैं, हम इनको हाल फिलहाल सल्फेट को हम नहीं देखते, सल्फेट का इतना काम यहाँ नहीं। एक आयन एक्टिव होता है वो मेटल, और उसके यहाँ पर आप समझें कि आपने जिंक जो है वो उसके आयंस ये इस इलेक्ट्रोड के करीब होते हैं, ये मौजूद हैं। ठीक है, यहाँ पर जिंक +2 में आ रहा है, ठीक, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर इस सॉल्यूशन में बाकी सल्फेट वगैरह भी होंगे, ऐसे नहीं है नहीं होंगे, वो हैं, हम इनको अलग से कर देते हैं, इनका काम नहीं है हाल फिलहाल, हम सिर्फ यूँ लिख देते हैं। इस तरफ भी होंगे। तो आपने जैसे इस सॉल्यूशन में इसको पुट किया इलेक्ट्रोड को, तो क्या हुआ कि सॉल्यूशन के अंदर जैसे ही इलेक्ट्रोड आई तो ये इलेक्ट्रोड बनी हुई किससे है, ये बनी हुई है जिंक मेटल से। किससे बनी हुई है, जिंक मेटल से बनी हुई है। तो यहां जिंक मेटल के एटम्स मौजूद होंगे। अब अजीब बात यहां पर आती है, कौन सी, जैसे ही हमने इस इलेक्ट्रोड को इस सॉल्यूशन के अंदर रखा इस मेटल को, तो यहां अजीब बात शुरू हो गई कि जिंक के एटम जो थे सॉल्यूशन में आते ही इस मेटल प्लेट से जिंक के एटम यहां से निकलने लगे। क्या होने लगे, निकलने लगे, लेकिन मेटल की शक्ल में नहीं निकल रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये एटम सारे बाहर आ रहे हैं, ये सब एटम इस इलेक्ट्रोड में से ये बाहर की तरफ आ रहे हैं, सारे एटम बाहर की तरफ आ रहे हैं। अब ये सब तकरीबन समझो काफी सारे एटम क्या हो जाएंगे, ये इस इलेक्ट्रोड में से
बाहर आ जाएंगे। और 1 2 3 4 सपोज 4, 1 2 3 4 सपोज यहाँ पे 4 आएंगे। अब ये जो आए हैं बाहर, ये आप याद रखें एटॉमिक फॉर्म में नहीं आए, ये हर जिंक के एटम यहां से जब निकलने लगे तो आफ्टर लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रोड में वो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ते आए हैं। यानी इलेक्ट्रोड सॉल्यूशन में रखा, एटम इसमें से खारिज नहीं हुए, आयंस खारिज होना शुरू हो गए जिंक के +2 के। अब ये +2 क्यों आए? क्योंकि हर जिंक का एटम जब यहां से जाने लगा तो ये इलेक्ट्रॉन देने लगा, छोड़ता गया इलेक्ट्रॉन। किसके अंदर छोड़ता गया? इस मेटालिक प्लेट के अंदर। ये देखो, ये मैं माइनस में लिख रहा हूं, समझो ये क्या हैं? ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने माइनस साइन दी है, ये किसको जाहिर कर रही है? इलेक्ट्रॉन्स को। तो क्या हुआ कि पहले यहां पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, समझें 2 इलेक्ट्रॉन हर जिंक छोड़ता गया, और ये इसमें इलेक्ट्रोड में मौजूद हैं नेगेटिव चार्जेस की शक्ल में। 8 मतलब इलेक्ट्रॉन आ गए और ये आयंस बाहर आने लगे। अब ये कब तक आएंगे? ये एक वक्त तक आते हैं, एक टाइम तक आते हैं, और ये आयंस बाहर आने के बाद फिर एक टाइम आता है जब क्या होता है कि यही इलेक्ट्रॉन, अब इसके अंदर चूंकि ये कैटायंस बढ़ने लगे, कंसंट्रेशन काफ़ी सारे बाहर आ गए, तो चंद सेकंड्स के बाद 2 3 4 मिनट 5 सेकंड 6 सेकंड मतलब कुछ एटम आयंस में बाहर निकल आए। अब यहाँ पर समझें पहला रिएक्शन ये हुआ, स्टार्ट कुछ इस तरह से हुआ कि 4 जिंक के एटम थे, या हम एक को भी ले सकते हैं। तो इसने पहले रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन चला, जिंक इलेक्ट्रोड में से जिंक मेटल बाहर आने लगा, पर किसकी शक्ल में आने लगा? जिंक +2 यानी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, और 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर बाहर, मतलब इसमें से लूज होने लगे, तब ये बाहर आने लगा। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप हमारा थोड़ा सा वो इसके बिल्कुल क्या होगा? ऑपोजिट होगा। बिल्कुल क्या होगा? ऑपोजिट होगा। अब देखते हैं आगे फिर क्या होता है। हम जैसे ही फिर नेक्स्ट स्टेप को देखते हैं तो वहाँ हमें पता चलता है कि ये इलेक्ट्रॉन काफ़ी सारे यहाँ जमा हो गए। अब जब यहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ने लगे तो एक वक्त के बाद यही जिंक के आयन फौरन क्या हुए? यहाँ पर आए, इलेक्ट्रोड से टकराएंगे। इलेक्ट्रोड के सरफेस पे होंगे इलेक्ट्रॉन, अंदर नहीं होंगे, सरफेस पर हैं। जिंक के जो आयंस हैं ये फौरन इन ही इलेक्ट्रॉनों पर जो सरफेस पर हैं, ये एटम उसके साथ जिंक क्या करेगा? इसके आयंस टकराएंगे, और हर जिंक यहाँ सॉल्यूशन में किस शक्ल में? +2 में। +2 में तो 2 इलेक्ट्रॉन हर जिंक इस इलेक्ट्रोड से गेन करेगा। कौन से? जो ये छोड़ कर गए इसके एटम, ये यहां चले गए, इन्होंने इनको दे दिया। अब जिंक का हर एटम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और गेन करने के बाद यही फिर दोबारा किस में चेंज हो रहा है? समझ लो यहां मैं यूं लिखता हूं, जिंक मेटल में चेंज हो रहा है। तो अब आप ये कह सकते हो कि एक वक्त के बाद, एक मखसूस टाइम के बाद क्या होगा? यहां पर फर्ज करो 4 जिंक एटम एक सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, उसी सेकंड में अब 4 एटम जिंक के कैटायन की शक्ल में सॉल्यूशन के, वो 8 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? गेन करेंगे। तो अब यहां पर आप देख सकते हैं जिंक जो है वो यहां से आयंस की शक्ल में आ रहे हैं, फिर ये आयंस दोबारा उतने ही इलेक्ट्रॉन गेन करके इलेक्ट्रोड में आ रहे हैं। अब आप कह सकते हैं कि रिएक्शन जो है वो क्या हो गया है? इक्विलिब्रियम में आ गया है। किस में आ गया है? इक्विलिब्रियम में आ गया है, जिसमें जितने इलेक्ट्रोड के मेटालिक एटम आयंस में आ रहे हैं, उतने सॉल्यूशन के मेटल एटम इलेक्ट्रॉन गेन करके इस पे, याद रहे, वो इस पे डिपॉजिट होते जाएंगे, इसमें जमा होंगे, फिर लूज करेंगे, इस तरफ आएंगे, फिर ये गेन करेंगे, फिर इस तरफ, फिर ये जो आयंस हैं ये फिर घूमते आएंगे, ये फिर इस तरफ आते जाएंगे, और फिर ये गेन करेंगे, इसमें ऐड होंगे, फिर लूज करेंगे इस तरफ। मतलब जितने लॉस या गेन, ये आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में जब भी आप पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करोगे, ये कब मेजर करोगे? कब पैदा होगा? जब ये रिएक्शन
एक सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या होगा, इक्विलिब्रियम में चलेगा। और इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा कि सॉल्यूशन के केटाइन इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन लेंगे, पहले तो मेटालिक होगा इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड पर छोड़ते जाएंगे, केटाइंस बनेंगे। काफ़ी सारे जब इलेक्ट्रॉन यहाँ जमा हो जाएंगे फिर सॉल्यूशन के, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ हायर पोटेंशियल हो जाएगा, अब ये लोअर पोटेंशियल में ये इसके करीब आएंगे, ये इनसे गेन करेंगे और फिर ये लॉस और गेन चलता रहेगा। ये यहाँ शिफ्ट होंगे, ये इसके अंदर आएंगे, फिर यहाँ शिफ्ट होंगे, यहाँ से आएंगे, मतलब इक्विलिब्रियम रिएक्शन चलता रहेगा। एक सेकंड में ये 4 आयंस यहाँ पहुँचे, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, यही उसी सेकंड में इसी इलेक्ट्रोड के 4 एटम्स इलेक्ट्रॉन लूज करके यहाँ आएंगे, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गई। अब यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होगा और ये पोटेंशियल डिफरेंस आप किससे मेजर करोगे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, ये आप मेजर करोगे किससे, वोल्ट मीटर से। किससे मेजर कर सकते हो, वोल्ट मीटर से। अब यही चीज उलट हो जाएगी एक और सॉल्यूशन में। अब आपको थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आपको इक्विलिब्रियम समझ में आ रहा है। इक्विलिब्रियम जो है तकरीबन इस तरीके से सॉल्यूशंस के अंदर स्टैब्लिश होता है। लेट अस सपोज टेक एन अनदर एग्जांपल ऑफ द सॉल्यूशन। अब आपने क्या करना है, एक और सॉल्यूशन की एग्जांपल लेनी है। किसकी एग्जांपल लेनी है, अनदर सॉल्यूशन। अब अनदर सॉल्यूशन जो आपने यहां बनाया है दैट इज कॉपर सल्फेट। अब याद रखिएगा यहां पर भी 1 मोलर होगा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड होगा या 298 केल्विन होगा और इस सॉल्यूशन के ऊपर टेम्परेचर कितना रखा, प्रेशर 1 atm रखा जाएगा। अब इसमें हम जैसे ही एक मेटालिक प्लेट डिप करते हैं तो आपने सॉल्यूशन किसका बनाया है, आपने बनाया है कॉपर सल्फेट का। तो इसके अंदर जाहिर है जो आयंस होंगे मेटल के तो वो होंगे कॉपर के। लेट अस सपोज यहां पर हमने कॉपर के आयंस ले लिए, ये कॉपर के आयंस आ गए, ठीक है, कॉपर के आयंस आते गए और इस तरीके से यहां कॉपर डिपॉजिट हो गया। लेकिन अब यहां रिएक्शन कैसे होगा, किस तरीके से होगा, यहां पर बात थोड़ी सी समझने वाली है और वो बात ये होगी कि आपके बार जो यहां कॉपर +2 में है ये क्या करेगा, ये कॉपर से इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। क्या करेगा, कॉपर से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और गेन करने के बाद ये किस में चेंज होगा, कॉपर मेटल में। और ये फिर कॉपर मेटल यहां पर क्या होगा, यहां पर जमा होता जाएगा और ये इसके अंदर डिपॉजिट होगा। माना पहला अमल क्या हुआ, यहां पर आयंस जो थे उलट काम कर रहे हैं, जिंक वाला नहीं कर रहे, पहले नहीं दे रहे। पहले क्या हुआ, कॉपर आया, इसने इन अंदर जो कॉपर के एटम्स मौजूद थे इनसे, क्योंकि यहां कॉपर जो है आपको पता है हायर पोटेंशियल है, इसका इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं और उस तरफ जो है ये आप देख रहे हैं कॉपर के इस तरफ क्या है, केटाइंस हैं। केटाइंस जो हैं इनका पोटेंशियल क्या है, लोअर है, मींस इनके इलेक्ट्रॉन कम है। आपको पता है इलेक्ट्रॉनों का फ्लो हायर से लोअर पोटेंशियल या लोअर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरफ चलता है। तो एक वक्त आया केटाइंस आते गए, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन लेते गए। तो ये किससे इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, ये ले रहे हैं जो मेटल के अंदर ऑलरेडी कॉपर के एटम है। तो जब कॉपर के एटम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं इन आयंस को तो ये मेटल में चेंज होकर ये इसके अंदर आ रहे हैं, डिपॉजिट हो रहे हैं, ठीक है, इसमें इसके सतह पे जमा होते जा रहे हैं। पर ये ऐसे तो नहीं मेटल में चेंज हो रहे, जाहिर है अंदर जो कॉपर के एटम से उनसे इलेक्ट्रॉन ले रहे। अब जो इसके अंदर एटम थे जिन्होंने इनको इलेक्ट्रॉन दिया, इनको इलेक्ट्रॉन क्या किया, दिया, 2 इलेक्ट्रॉन दिए, ये खुद किस में चेंज हुए, ये आयंस में। अब ये आयंस में जो चेंज हुए हैं ये क्या करेंगे, ये मेटल से बाहर आना शुरू हो जाएंगे। यानी जिन जिन से कॉपर के एटमों से इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हैं वो जैसे ही आयन में चेंज होते हैं ये नीचे आ जाते हैं सॉल्यूशन के अंदर और ये फिर जो आयंस हैं ये गेन करते हैं, ये कॉपर के एटमों की शक्ल में अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं सतह पे। फिर ये घूम के इधर आ जाएंगे। एक वक्त आता है कि जब ये एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन स्टैब्लिश होता है। अब इक्विलिब्रियम क्या होगा,
कि एक सेकेंड में अगर 4 कॉपर आयंस यहाँ से इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, उसी टाइम में 4 कॉपर के मतलब जो यहाँ पर आयंस हैं वो इस मेटल में से बाहर आते हैं, यानी 4 यहाँ लूज करते हैं, यहाँ से 4 गेन करते हैं। तो जितने समझो यहाँ एक सेकंड में गेन कर रहे हैं, उतने एक सेकंड में यहाँ क्या कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं। तो अब आप कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या इस्टेब्लिश हो गई है, अब यहाँ एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गई है। जितने इस तरफ जा रहे हैं मतलब इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, उतने यहाँ आयंस में बाहर आ रहे हैं। तो लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या चल रहा है, सेम। तो अब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी जितने लॉस का गेन करेंगे उतने यहाँ लूज करके बाहर आ जाएंगे। तो दोनों रिएक्शन सेम टाइम पे चलेंगे। अब आप कहेंगे क्या इस्टेब्लिश कर दिया, इक्विलिब्रियम। तो इस तरीके से हम इस इक्विलिब्रियम में ही क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होता है, इसको हम मेजर करते हैं। किसके जरिए मेजर करते हैं पता है आपको, और ये हम मेजर करते हैं जस्ट विद वोल्ट मीटर। यानी आप कभी भी ये मत कहें कि ये पॉसिबल है, याद रखिएगा इट इज इम्पॉसिबल। ये बात बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है टू कैलकुलेट, यानी हम कैलकुलेट कर सकें द एग्जैक्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी हम एग्जैक्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी इलेक्ट्रोड का मेजर कर सकें, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक। बट पर द रेफरेंस इलेक्ट्रोड पर हम यहां रेफरेंस इलेक्ट्रोड कैन बी यूज्ड। आप क्या कर सकते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज कर सकते हैं टू मेजर कर लेंगे, टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। यानी आपने पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, वोल्टेज आपने मेजर करनी है, आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करनी है। तो याद रखिएगा आपको एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड की ज़रूरत पड़ेगी। वो बहुत करीब करीब वैल्यू आपको बताएगी, लेकिन 100% ये भी नहीं होगी, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस यानी इससे आप वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। यूज़ करेंगे तब ही पॉसिबल है कि आप उसका काफ़ी हद तक करीबी क्या कर सकें, पोटेंशियल डिफरेंस मालूम कर सकें, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम कर सकें। तो वैसे ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन रेफरेंस इलेक्ट्रोड से यूज़ कर सकते हैं। एक तरीका और भी है, वो तरीका क्या होगा कि आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर इलेक्ट्रोड जो आपने रखी, ये आपने रखा, आप वोल्ट मीटर को यूज़ करो। किसको आप यूज़ करोगे, वोल्ट मीटर को। वोल्ट मीटर एक ऐसी चीज़ है जो आपको काफ़ी हद तक क्या कर सकता है, एग्जैक्ट वोल्टेज आपको बता सकता है। अब आपने यहाँ वोल्ट मीटर के ज़रिए कैसे एक हाफ, ये याद रखिएगा, वोल्ट मीटर के ज़रिए आप कैसे मालूम कर सकते हैं एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल काफ़ी हद तक जो आपके करीब करीब वैल्यू मिलेगी, एग्जैक्ट मिलेगी। तो उसका तरीका ये है कि एक इलेक्ट्रोड के साथ उस वोल्ट मीटर की एक प्रॉब, एक वायर जो है ना वोल्ट मीटर की, आप समझो यूं इस वोल्ट मीटर को हमने यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। इसमें दो मतलब टर्मिनल हैं, एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है। तो हमने क्या किया, एक प्रॉब डायरेक्ट वोल्ट मीटर के साथ जोड़ दी हमने, एक मतलब उसकी वायर, पॉजिटिव करंट, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड वोल्ट मीटर की, या फिर नेगेटिव इलेक्ट्रोड। अब ये जो है ना, ये सॉल्यूशन, इसमें थोड़ा सा मैं पहले आपको बताता, लेकिन यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो है इसको आप कहोगे हाफ सेल। क्या कहोगे, हाफ सेल। जब एक इलेक्ट्रोड है प्लस उसका सॉल्यूशन है, तो फिर ये एक हाफ सेल कहलाता है। दो इलेक्ट्रोड, दो उसके मतलब इलेक्ट्रोड्स हैं, अलग अलग सॉल्यूशंस हैं उनके, तो फिर ये पूरा सेल या बैटरी कहलाता। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट वायर जो है, जो वोल्ट मीटर की है, वो वायर आपने, वो इलेक्ट्रोड आपने क्या करना है, अब के बार आपने नेक्स्ट वायर को सॉल्यूशन के अंदर डिप किया
और इसको अब आपने कनेक्ट करना है डायरेक्ट ऐसे। अगर आपके पास हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड नहीं है तो आप डायरेक्ट ये काम कर सकते हैं कि इसके नेगेटिव करंट के साथ जो वायर है उसको आप सॉल्यूशन में, कहीं ये पॉजिटिव और नेगेटिव उलट भी होता है, उलट लगाएंगे तो वोल्टेज माइनस में शो करेगा और अगर डायरेक्ट आप लगाएंगे तो प्लस में। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो वोल्ट मीटर है इसकी प्रॉब जो होगी, इसकी नीडल जो होगी वो ज़ाहिर मूव करेगी, आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर वोल्टेज जो है वो मिलेगी। तो इस तरीके से हम, अगर हमें कहा जाए कि हम हाफ सेल है हमारे पास, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड नहीं है, क्या कोई डायरेक्ट मेथड है? हाँ बिल्कुल है डायरेक्ट मेथड, और वो डायरेक्ट मेथड ये है कि आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं। कैसे आप मेजर कर सकते हैं कि आप हाफ सेल उठाएं और उस हाफ सेल में आप क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रोड के साथ आप उसकी प्रॉब जोड़ दें और दूसरी सॉल्यूशन के अंदर पुट करें। जब आप ये पुट कर देंगे तो वोल्ट मीटर एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते 100%, लेकिन करीब करीब आपको वैल्यू बताएगा इसकी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या फिर रिडक्शन पोटेंशियल बताएगा। अब यहाँ ये है पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने का एक तरीका। बाकी दूसरा तरीका जो है वो है रेफरेंस इलेक्ट्रोड को यूज़ करके हम कैसे एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम कर सकते हैं। तो वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड को आप यूज़ करके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको सबसे पहले रेफरेंस इलेक्ट्रोड आपको बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी आपको? रेफरेंस इलेक्ट्रोड आपको बनानी पड़ेगी। रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो है ये क्या होगी? ये इलेक्ट्रोड वो होगी जिसका पोटेंशियल डिफरेंस या जिसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को फर्जी तौर पर आर्बिट्रेरीली आप क्या करेंगे, उसके वैल्यू जो होगी आर्बिट्रेरीली आप उसको क्या करेंगे, 0 वोल्टेज के बराबर लेंगे। मतलब ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो होती है, यानी ये क्या होगी, एन इलेक्ट्रोड, ये एक इलेक्ट्रोड होती है यूज्ड टू मेजर और कंपेयर। ठीक है, मेजर और कंपेयर, मेजर कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो दी स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी मेटल इलेक्ट्रोड, यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन अननोन इलेक्ट्रोड। आप किसी भी अननोन इलेक्ट्रोड की क्या मेजर करना चाहते हो? अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम करना चाहते हो तो फिर आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तब ही आप कुछ करीब वैल्यू बता सकते हो, ई नॉट बता सकते हो। ई नॉट से इसको डिनोट किया जाता है। सपोज यहाँ पर हम इसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा मतलब यूज़ होती है ये एलिमेंट्स की वोल्टेज मालूम करने के लिए। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको अक्सर शॉर्ट फॉर्म में आप SHE शी आप लिखते हैं। तो शी वैसे मतलब तो और लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल याद रखें, इसको मेजर किया जाता है अपने ही हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करके। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू जो होती है, यानी यहाँ पर याद रखिएगा कि इसकी जो स्टैंडर्ड वोल्टेज होगी, स्टैंडर्ड वोल्टेज इसकी फर्जी तौर पर जो मतलब मेंटेन की जाएगी वो होगी 0.123, मतलब 0.00 वोल्ट तक होनी चाहिए। तब ये आप जितना बेटा इसका आप वोल्टेज ज़्यादा मतलब 1000 पार्ट तक भी, 1 लाख पार्ट तक भी आप इसको लेकर जाते हो और आपको वोल्टेज जितना ज़्यादा एक्यूरेट वो आपको देगा, उतना आप समझ लो कि आप क्या कर सकते हो, वोल्टेज को ज़्यादा बेहतर तरीके से वो आपको बताएगी, मेजर कर सकते हो। तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसकी वोल्टेज को हमने कितना रखना है, इसकी वोल्टेज को हमने
किसी भी रेफरेंस इलेक्ट्रोड को यूज़ करो तो उसकी तसव्वुराती तौर पर, उसकी फ़र्ज़ी तौर पर स्टैंडर्ड वोल्टेज कितनी होनी चाहिए, उसकी स्टैंडर्ड वोल्टेज होनी चाहिए 0.00 वोल्ट्स होनी चाहिए। तब ये पॉसिबल है कि आपको वो एग्जैक्ट क्या करेगी, आपको वो बता सकती है वोल्टेज। तो ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है क्या, और ये कंस्ट्रक्ट कैसे की जाती है, और इसको बनाने का तरीका क्या है। इसके लिए आमतौर पर जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाई जाती है तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को बनाने के लिए यह स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है, शी जिसको आप कहते हो, ये कैसे बनाते हैं। इसके लिए हमेशा सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1 मोलर सॉल्यूशन लेते हैं जिसमें प्रोटॉन्स होने चाहिए। अब प्रोटॉन आपको पता है कौन प्रोड्यूस करता है, कोई ना कोई एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह। तो आपने 1 मोलर सॉल्यूशन बनाया इसका एसिड का, इसने इसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर प्रोटॉन्स दिए। मेन काम यहाँ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स के लिए प्रोटॉन्स का होता है। और उसके बाद इसका टेम्परेचर आप 298 केल्विन रखोगे सॉल्यूशन का, और यहाँ सॉल्यूशन के ऊपर प्रेशर जो है वो 1 atm का हो। अब इसके अंदर आप क्या करोगे, एक आपने वायर, एक प्लेट, एक स्ट्रिप आपने पुट करनी है, और ये जो स्ट्रिप होगी ये प्लैटिनियम की होगी। इसके ऊपर आमतौर पर हमें पता है कि एक ग्लास ट्यूब जो है वो चढ़ाई जाती है। ये ग्लास ट्यूब जो है ये इसलिए इसके अंदर हाइड्रोजन जो है ना, 1 मोलर सॉल्यूशन हाइड्रोजन का होता है, वो इसके अंदर H2 गैस जो होती है वो इस पर डिपॉजिट होती है। यहाँ से इसके अंदर H2 गैस छोड़ी जाती है, और ये H2 गैस जो है यहाँ से इसके अंदर आती है, और ये इसके ऊपर इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या होने लगती है, डिपॉजिट होने लगती है। यहाँ से हाइड्रोजन आती है, गैस आती है, सॉल्यूशन होता है इसकी मौजूदगी में, ये इसके ऊपर क्या होगी, डिप होगी, डिपॉजिट होगी, और ये होती जाएगी यहाँ तक कि इसके ऊपर इतना H2 गैस डिपॉजिट हो जाती है कि देखने पर ऐसे लगता है कि एक्चुअली ये प्लैटिनियम प्लेट तो है ही नहीं, ये असल में किससे बनी हुई है, हाइड्रोजन से। असल में ये हाइड्रोजन तो नहीं था, मेटल जो था प्लैटिनियम था, और इसके अंदर क्या था, ये मेटालिक हाइड्राइड आपने पढ़ा हुआ है, ठीक वही अमल यहाँ पर होता है। तो इसके अंदर काफ़ी सारा क्या, हाइड्रोजन गैस की अमाउंट इसमें डिपॉजिट होती है, और दिखने पर ये ऐसे लगता है जैसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बन चुका है। तो जब भी हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनानी है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनानी है, तो हमने क्या करना है, 1 मोलर सॉल्यूशन एसिडिक बनाना है, कोई भी जिसमें प्रोटॉन हो। उसके अंदर आपने पुट करना है मेटालिक रॉड पर, किसकी, प्लैटिनियम की। इसके ऊपर एक ग्लास केस आमतौर पर ट्यूब का चढ़ाया जाता है, ताकि हाइड्रोजन गैस जो है वो बजाय इसके कि बाकी सॉल्यूशन में ज़ाया हो, आयोनाइज हो जाए, वो डायरेक्टली इसकी सतह के साथ जब टकराए तो एसिड की मौजूदगी में एसिड इसको फुल हेल्प करेगा डिपॉजिट होने में। तो इस तरह वो इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगी, ऑक्साइड लेयर इसके ऊपर से प्लैटिनम पर नहीं आएगी, हाइड्रोजन सारे का सारा डिपॉजिट होगा, और ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बन जाएगी। जब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बन जाती है तो उसके बाद इसको टेस्ट किया जाता है। और टेस्ट इसको कैसे करते हैं, इसको अपने ही एक स्टैंडर्ड पहले से बनी होती है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उससे कनेक्ट करके देखते हैं, और फिर वोल्ट मीटर कनेक्ट किया जाता है, और वहाँ पर फिर इसका हमेशा इसकी वोल्टेज देखी जाती है कि आपको पता है हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट करोगे तो इसकी वोल्टेज ना कोई हाइड्रोजन एक तरफ गेन करेगा और ना ही लूज करेगा। तो यहाँ पर वोल्टेज जो आपको मिलेगी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की SHE की, वो स्टैंडर्ड कितना रखा गया है, दैट इज इक्वल टू 0.00 वोल्ट्स होगा। अब हम इस इलेक्ट्रोड को किसी भी अननोन इलेक्ट्रोड के साथ क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। सपोज आपने यहाँ पर क्या करना है, जिंक मेटल है, कौन सा मेटल है, जिंक मेटल है। अब जिंक मेटल का हमने क्या मालूम करना है, देखना है कि जिंक जो है उसकी पोटेंशियल क्या है, आया वो लूज करता है इलेक्ट्रॉन, या फिर हाइड्रोजन से
गेन करता है। तो इसके लिए अगर वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को क्या करेगा, लूज करेगा, तो फिर हम कहेंगे कि इसको ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो इसकी पोटेंशियल जो होगी वो ऑक्सीडेशन वाली हो। यहाँ पर आपने H2 हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आपने बना दिया, और इस तरफ आप क्या बना रहे हो, इस तरफ आप समझो यहाँ आइंस थे, ठीक है ना, हाइड्रोजन के आइंस, ये इस पर डिपॉजिट होंगे। 2H आपने लिया और H2 ये बाद में रिड्यूस होती है। अब यहाँ पर एटम किसके थे, जिंक के थे। तो जैसे ही हमने इसको शॉर्ट सर्किट किया, क्लोज सर्किट किया, तो क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो थे वो जिंक से लूज हुए और किस तरफ जाने लगे, ये इलेक्ट्रॉन जिंक लूज करने लगा और हाइड्रोजन की तरफ जाने लगे, और ये 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने क्या किए, गेन किए, और यहाँ पर H के पॉजिटिव आइंस आए, उन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों को इन्होंने क्या किया, गेन किया। तो सॉल्यूशन में से H के पॉजिटिव आयन आना शुरू हो गए। तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे, जिंक मेटल जो था वो अपने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलने लगे। अब मेरी बात पहले वाली याद करो जो आपको पहले बताई थी। आपने यहाँ पर क्या किया, जिंक निकलने लगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पैदा होने लगे इसमें, और ये मूव करके किस तरफ जाने लगे, हाइड्रोजन के पास। इस पर डिपॉजिट जैसे यहाँ पहुंचे, H के पॉजिटिव आयन आए, सॉल्यूशन में से उन्होंने इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए, गेन। तो यहाँ पर जिंक जो था मेटल के अंदर था, मतलब मेटालिक फॉर्म में, ऑक्सीडेशन नंबर क्या था, 0 था। अब हर मेटल 2 इलेक्ट्रॉन खारिज करके आयन में आया और सॉल्यूशन में पहुंच जाता है। तो यहाँ पर इन 2 हाफ रिएक्शंस को ऐसे लिखेंगे। भाई यहाँ जिंक के साथ क्या हुआ, मेटल की शक्ल में था, सॉलिड था, तो इसने जैसे ही हाइड्रोजन से हमने कनेक्ट किया इसको, तो आपने देखा जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, ठीक है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन अब किस तरफ मूव करके गए, ये चले गए हाइड्रोजन के पास। हाइड्रोजन के 2 पॉजिटिव आयंस जो सॉल्यूशन के अंदर थे एसिड वाले, ये आए, और इनको यही 2 इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पहुँचे इन्होंने क्या किया, गेन किया, और ये फिर दोबारा जाना शुरू हो गए किस में, H2 में। ये हाइड्रोजन गैस बनने लगी, ये रिलीज होगी यहाँ पर सॉल्यूशन के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि ये अमल क्या होगा, ये अब चलता रहेगा। अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जिंक के अंदर कौन सा अमल हुआ, ऑक्सीडेशन का। कौन सा अमल हुआ, ऑक्सीडेशन का अमल हुआ। और इस तरीके से जब ऑक्सीडेशन शुरू हो गई, तो यहाँ पर इस जिंक के इलेक्ट्रॉन लूज करने से जो वोल्टेज यहाँ पर पैदा हुई है वो है माइनस में, क्योंकि आप देख रहे हैं जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो ऑक्सीडेशन जब होगी तो यहाँ वोल्टमीटर आपको क्या बताएगा, बीच में वोल्टमीटर लगाओगे। अगर जिंक लूज कर रहा है, हाइड्रोजन की तो 0 है, अब जिंक लूज कर रहा है, तो यहाँ पर E0 जो आपको वोल्टेज जो भी आपको मिलेगी ये माइनस में शो करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन 0 है, ये गेन कर रहा है। तो यहाँ पर ये हो जाएगी 0.76 वोल्ट्स। तो इसका मतलब है ये इसकी वोल्टेज है, ये इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यानी जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है, दूसरा हाइड्रोजन वहाँ गेन करता है, तो डिफरेंस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बनता है 0.76 वोल्ट्स बन रहा है। लेकिन माइनस में क्यों शो कर रहा है, क्योंकि ये जिंक लूज कर रहा है। अब अगर फर्ज करो जिंक की, ये क्योंकि हाइड्रोजन ताकतवर है जिंक से, अब यहां अगर यही अमल इनवर्स हो जाए, रिवर्स हो जाए, यहां जिंक के साथ कोई और आप ऐसा मेटल अटैच करो जो जिंक जिनसे इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, ताकतवर है, सोडियम है, लिथियम है, इनसे, तो फिर क्या होगा, यही जिंक की वोल्टेज अब के बार अगर ये रिड्यूस होगा तो ये रिडक्शन इसके अंदर होगी, यही वोल्टेज फिर इसकी क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। लेकिन होगी इतनी, ये ऐसे नहीं है कि जब गेन करेगा तो वोल्टेज बढ़ जाएगी, लूज करेगा तो कम होगी। इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माना लॉस की सलाहियत
और फिर रिडक्शन पोटेंशियल माना गेन। पोटेंशियल दो होते हैं, या तो ड्यूरिंग रिएक्शन सेल रिएक्शन ये लूज करते हैं इलेक्ट्रोड्स इलेक्ट्रॉन, या फिर ड्यूरिंग रिएक्शन ये क्या करते हैं, गेन करते हैं। तो पोटेंशियल जो होगी वो लॉस या गेन की वो हमेशा सेम होगी, अलबत्ता चार्जेस ऑपोजिट हो जाएंगे। लॉस की शक्ल में ऑक्सीडेशन होगी तो ये माइनस में, अगर ये गेन करेगा इसके अंदर रिडक्शन हुई तो यही वोल्टेज फिर किस में चली जाएगी, पॉजिटिव में। तो आप इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या इसको आप रिडक्शन पोटेंशियल कह सकते हो। अब यही सेम प्रोसेस हमने क्या किया, हमने देखना है किसमें, यही हमने देखना है कॉपर के अंदर। अब कॉपर को हमने सेम ऐसे ही दो हाफ सेल्स बनाए इनके। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कॉपर का सॉल्यूशन बनाया और इसमें आपने मेटल कौन सा रखा, कॉपर का रखा, ठीक है। अब ये आप समझे कॉपर के इलेक्ट्रोड रख रहे हैं तो ज़ाहिर है सॉल्यूशन तो आपको कॉपर सल्फेट का ही लेना पड़ेगा, वो तो आपको पता ही है, मैं अब आपको आगे नहीं बताऊंगा, ये बातें अब आपको समझ में आ रही हैं। यहाँ पर कॉपर के आयंस होंगे +2 +2 +2, ये कॉपर के सॉल्यूशन, और सल्फेट भी होगा, ऐसे नहीं कि नहीं होगा, ये भी होगा। तो ये कॉपर मेटल है, ठीक है, कॉपर मेटल हो गया, कॉपर मेटल हो गया, कॉपर मेटल हो गया। अब आपने इसको कनेक्ट किया किसके साथ, नाउ वी आर गोइंग टू कनेक्ट दिस हाफ सेल ऑफ कॉपर विद द अदर हाफ सेल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसके साथ हम इसको क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। सॉल्यूशन बना हुआ है, बीच में हम वोल्ट मीटर लगाते हैं। आपको पता है हाइड्रोजन के लिए हमें यहाँ पर कोई ना कोई एसिड इसमें पुट करना पड़ेगा ताकि प्रोटॉन्स यहाँ पर इलेक्ट्रोड के लिए आ जाएं। बाकी इसमें दूसरे नेगेटिव आयंस भी होंगे लेकिन उनका फंक्शन यहाँ पर नहीं होगा। अब देखते हैं क्या अमल होता है। अब कॉपर चूंकि ताकतवर एलिमेंट है, सॉल्यूशन का टेम्परेचर वही कंडीशन स्टैंडर्ड आपको पता है रखी जाएंगे, सॉल्ट ब्रिज भी होगा, वो हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन जो है वो लूज करने लगेगा। हाइड्रोजन क्या करने लगेगा, लूज करने लगेगा। H2 जो यहाँ डिपॉजिट है, ये H+ आयंस यहाँ पर इसमें से निकलना शुरू हो जाएंगे। यहाँ से हाइड्रोजन लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, H+ आयंस निकलना शुरू हो जाएंगे इसमें से, और वही इलेक्ट्रॉन अब के बार किस तरफ मूव करेंगे। नाउ दीज इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग टूवर्ड्स कॉपर, इसकी तरफ आएंगे। और यहाँ जैसे ही कॉपर के अंदर, क्योंकि कॉपर गेन कर रहा है, ये कॉपर के आयंस जो हैं यही इलेक्ट्रॉन इनसे क्या करेंगे, कॉपर के गेन करेंगे, और कॉपर मेटल में आएगा और यहाँ डिपॉजिट होता जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉपर के आयंस आ रहे हैं इलेक्ट्रोड के पास, और जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन जो यहाँ हाइड्रोजन लूज करके, पहले हम हाइड्रोजन का देख लेते हैं या फिर पहले कॉपर का देख लेते हैं। तो हाइड्रोजन ने लूज किए, प्रोटॉन निकल गए, H2 जो यहाँ डिपॉजिट हुआ था हाइड्रोजन बनाते वक्त, आपको बताया था ना यहाँ डिपॉजिट हो जाता है H2, ऐसे लगता है जैसे हाइड्रोजन का बना हुआ इलेक्ट्रोड है तो प्लैटिनियम। अब यहाँ डिपॉजिट हुए थे, इलेक्ट्रॉन लूज होने लगे और हाइड्रोजन प्रोटॉनों में चेंज होने लगा, बाहर निकलता गया इसमें से इलेक्ट्रॉन में से। वो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ बचे इनके लॉस के बाद वो फ्लो करके यहाँ पे आ रहे हैं। अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए तो फौरन यहाँ पोटेंशियल हायर होने लगा, लेकिन केटाइंस का पोटेंशियल क्या था, लोअर था। इन्होंने फौरन मूव किया और वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन किए। मीन्स कॉपर के केटाइन इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, और कॉपर को ये जो इलेक्ट्रॉन एक्चुअली मिल रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं, हाइड्रोजन से आ रहे हैं, और ये किस में चेंज हो रहा है, कॉपर में। तो आप इसको यूँ लिख सकते हैं कॉपर +2 और फिर कॉपर कपल, यानी यहाँ पर अगर +2 पहले है, बाद में मेटल में चेंज हो रहा है, ये डिपॉजिट हो जाए भले यहाँ पे, तो आप कहेंगे यहाँ कॉपर के अंदर कौन सा रिएक्शन हो रहा है। नाउ दिस इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इसकी कॉपर की रिडक्शन हुई। और ये दो इलेक्ट्रॉन किसने दिए, एक्चुअली ये था H2 जो यहाँ डिपॉजिट था, और इसने इलेक्ट्रॉन अब क्या किए, लूज किए, और प्रोटॉन्स बनाकर ये तो बाहर आ गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो थे अब वो फ्लो करके यहाँ पहुँचे। तो इसके यहाँ पर जो E0 जो स्टैंडर्ड वोल्टेज है दैट इज इक्वल टू 0.34, ये आप इसको वोल्ट्स में लिख सकते हैं,
ठीक है, यूनिट क्या होगा, वोल्ट्स होगा, 0.34 वोल्ट्स, पर ये प्लस में होगी। अब आप कहेंगे ये प्लस में क्यों है, क्योंकि ऊपर देखें रिडक्शन हुआ है। क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, तो वोल्टेज किस में चली गई है, प्लस में चली गई। ठीक है, और इस वजह से ये कॉपर की है। ठीक है, ये किसकी है, कॉपर की। अब अगर कॉपर फर्ज करो लूज करता है, कोई ऐसा ताकतवर एलिमेंट इसके साथ लगाएं, तो ये लूज करने की सलाहियत जो कॉपर की होगी, सपोज हम यहाँ पर x कोई भी इलेक्ट्रोड बनाते हैं x वाली, तो इलेक्ट्रॉन उनके अंदर अगर ऐड होते हैं तो फिर यही वोल्टेज E नॉट किस में चली जाएगी, -3.34 वोल्ट्स में हो जाएगी। तो इसलिए याद रखिएगा ये जो स्टैंडर्ड वोल्टेज होती है किसी भी एलिमेंट की, हाइड्रोजन के साथ, अब यहाँ वोल्ट मीटर हमें जब हम यहाँ कनेक्ट करेंगे दोनों इलेक्ट्रोड्स को, दोनों वायर्स के साथ, इलेक्ट्रोड्स के साथ, तो हमें वोल्टेज ये दिखाएगा +3.34 पॉजिटिव वोल्टेज होगी, यानी रिडक्शन पोटेंशियल। अगर प्लस में तो आप इसको रिडक्शन पोटेंशियल कहते हो, माइनस में है तो आप इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कह सकते हो। लेकिन आगे जाके फिर ये टर्म्स चेंज हुए थे, वो हम अलग देखेंगे कि क्यों चेंज हुए थे, वो बातें अलग हैं, उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो इस तरह कोई भी हम कह सकते हैं कि एलिमेंट की वोल्टेज को मालूम किया जा सकता है कि वो रिडक्शन पोटेंशियल है उसकी या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। तो यहाँ तक आपने समझा कि हम पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मेजर कर सकते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करने का। अब आते हैं मेथड की तरफ। तो हम इस तरीके से किसी भी मतलब एलिमेंट की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, अब आपने यहाँ तक तो समझ लिया कि जब हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कॉपर को कनेक्ट कर रहे थे तो इसकी वोल्टेज जो थी वो रिडक्शन पोटेंशियल में यानी पॉजिटिव में आ रही थी, और जब हम जिंक को कनेक्ट कर रहे थे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ तो उसकी हमने वोल्टेज देखी, तो ये जनरली हमें वोल्टेज किस में मिली है, ये हमें नेगेटिव वोल्टेज मिली है, यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मिला है। जिसकी ऑक्सीडेशन हुई है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिसकी रिडक्शन हुई है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल। तो फिर अब आप यहाँ इसको ऑक्सीडेशन को नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल भी कह सकते हो, क्योंकि आपने साइन माइनस रखा होता है। तो हम रिडक्शन पोटेंशियल जनरली टर्म यूज़ कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखते हैं, कोई हर्ष नहीं है, किया जा सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड टर्म होता है नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल। पर आपके समझने के लिए यहाँ ऑक्सीडेशन हुई है तो इस वजह से हमने यहाँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिया है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने जब सेल कंस्ट्रक्ट किया तो इंफॉर्मेशन काम में आई हमारे, और ये काम में क्या लेकर आ रही है, हमारा काम ये क्या दे रही है, ये काम हमें ये दे रही है कि हम अगर जिंक और कॉपर का एक सेल कंस्ट्रक्ट करते हैं तो इसमें हम एनोड किसको रखें और कैथोड किसको रखें। अब यहाँ पर हम ये डिसाइड इस सेल से ही हो जाएगा, वोल्टेज से हो जाएगा, बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान सा है। आप देख सकते हैं आपने यहाँ पर ये सेल बनाया, ठीक है, आपने हाफ सेल लिया, आपने हाफ सेल जो था उसके अंदर कॉपर मेटल रखा है, तो आप उसके अंदर कॉपर सल्फेट के आपने सॉल्ट को हल करना है, कॉपर का ही सॉल्ट हल किया। जिंक मेटल आपने रखा है, कोई बात नहीं, आपने यहाँ पर अब जिंक का ही कोई सॉल्ट इसके अंदर ऐड कर देना है, आपने सल्फेट का रख दिया। और ये सॉल्ट ब्रिज होता है, जहाँ कैटाइन एनाइन की कमी हो जाती है तो ये पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ये मैं आपको डैनियल सेल में आपको बताऊंगा, ये मेरी वीडियो मौजूद है, गैल्वानिक सेल पर मौजूद है, आप उसमें आप देख सकते हो। ये हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। वो जो आप पढ़ेंगे गैल्वानिक सेल जो होता है, वोल्टिक सेल जो होते हैं वो अलग हैं, उस पर मेरी वीडियो मौजूद है, उसका रिवर्स प्रोसेस चलता है, वो अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ पर अब हम देख सकते हैं कि प्रोसेस कैसे होगा। याद रखिएगा जो जिंक को इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसकी वोल्टेज हमेशा नेगेटिव होती है, तो हम पहले उसको उठाते हैं सॉल्यूशन को, और फिर जो हाइड्रोजन से गेन करता है वो ताकतवर एलिमेंट होता है, उसका भी सॉल्यूशन बनाते हो।
तो जब इनको कनेक्ट करोगे, अगर ये हाइड्रोजन को लूज कर रहा है, ये हाइड्रोजन से गेन कर रहा है, तो ये इंफॉर्मेशन बड़े काम की हो गई कि अब अगर ये दोनों मेटल्स का सेल बनेगा, इनके सॉल्ट्स का हाफ सेल इसका बनाओगे, हाफ इसका बनाओगे, यहाँ प्रोसेस क्या होगा? यहाँ प्रोसेस वही होगा जैसे हाइड्रोजन में हो रहा था, यानी अब जिंक हाइड्रोजन को नहीं देगा इलेक्ट्रॉन, लेकिन लूज कर रहा था हाइड्रोजन को, कॉपर गेन कर रहा था। मीन्स कॉपर जिंक से ताकतवर है, जिससे हाइड्रोजन ताकतवर है तो उससे बाकी मतलब एलिमेंट भी ताकतवर होंगे, और जो हाइड्रोजन से ताकतवर है तो बाकी एलिमेंट से भी वो ताकतवर होगा, जो हाइड्रोजन से कमज़ोर है वो बाकी एलिमेंट से भी कमज़ोर होगा। तो अब यहाँ जब हमने बनाया हाफ सेल कॉपर और उसके आयोनिक सॉल्ट का, इलेक्ट्रोड कॉपर की रखी, जिंक और उसके सॉल्ट का बनाया, इलेक्ट्रोड जिंक की रख दी। अब जैसे ही हमने यहाँ पर शॉर्ट सर्किट किया, इनको आपस में कनेक्ट किया, तो यहाँ पर वोल्ट मीटर ने हमें बिल्कुल क्या प्रोसेस शो किया कि इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो एक्चुअली कहाँ से आ रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कॉपर जो है वो क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, पर किससे? ये देखो, ये मैंने प्लस प्लस क्यों लिखा है? एक्चुअली यहाँ पर था जिंक, ये जिंक मेटल का बना हुआ था, 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए और जिंक बाहर आ गया, पर किस शक्ल में आ गया? आयोनिक फॉर्म में। ये आ गया जिंक बाहर प्लस में। यहाँ पर भी जिंक मेटल था, इलेक्ट्रॉन लूज किए, किस शक्ल में आ गया? ये देखो, ये जिंक आयन में आ गया। तो अब यहाँ इलेक्ट्रॉन ये जिंक क्या करता जा रहा है? लूज करता जा रहा है, लूज करता जा रहा है। वही इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे जमा होने लगते हैं तो यही इलेक्ट्रॉन अब फ्लो करके किस तरफ आ रहे हैं? ये आ रहे हैं कॉपर की तरफ। ठीक है, ये कॉपर की तरफ आए यहाँ पर, तो यहाँ पर जब ये जमा होना शुरू हो गए तो सॉल्यूशन के अंदर क्या थे? कॉपर के आयंस थे। किसके आयंस थे? कॉपर के। इन्होंने उन्हीं इलेक्ट्रॉनों को जो जिंक के मूव करके यहाँ पहुँचे हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को क्या किया? इनको गेन किया। अब देखो, कॉपर कैटाइन से किस में? मेटल में चेंज होगा और यहाँ डिपॉजिट होता जाएगा, कॉपर डिपॉजिट होता जाएगा, और ये आयंस की शक्ल में थे। गेन करने के बाद जिंक वाले ये हो गए। तो जिंक लूज कर रहा है, वोल्टेज जिंक की यहाँ पर कितनी आपको मिल रही है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको मिल रही है। तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, और ये क्या है? ये रिडक्शन पोटेंशियल है। यानी जिंक लूज करते वक्त कितनी पोटेंशियल प्रोड्यूस कर रहा है? दैट इज 0.76, जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में उसने शो की थी। और कॉपर जो था, इसने क्या किया? ये गेन कर रहा है। जब ये हाइड्रोजन से गेन करता है तो इसकी वोल्टेज होती है +3, 4। तो क्योंकि जिंक से कॉपर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पर भी इसकी प्लस में होगी। अब अगर कॉपर से कोई ज़्यादा ताकतवर है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर ये माइनस होगी। अब आते हैं, पूरा सेल जो है ये हमें कितनी वोल्टेज देगा? इस सेल में से वोल्टेज कितनी पैदा होगी? तो हमारे पास फार्मूला होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल और वोल्टेज ऑफ द सेल, E0 ऑफ द सेल। टोटल मतलब जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, तो इसका फार्मूला है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो हम देख रहे हैं रिडक्शन पोटेंशियल इसकी है कॉपर की, और ये कितने है? 0.34। तो आपने 0.34 रखा, सिंबल बीच में माइनस का है। ये वोल्टेज ऑलरेडी माइनस में है तो ये माइनस में रखनी है, अगर ये प्लस में होगी तो प्लस में। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसमें भी है आपने, अब देखो ये तो आपने वही रखा, माइनस इंटू माइनस किया प्लस। अब ये दोनों पॉजिटिव वैल्यूज़ हो गई, आपने ऐड किया तो ठीक ये बना 110। फिर आपने देखा कि 2 डिजिट्स के बाद क्या है? डेसिमल है, तो यहाँ पर दे दिया, ये हो गया 6 और 4 10, कैरी 1, ये 8 और 3 11, तो एक आपने इस तरफ रख दिया। तो यहाँ पर जो आपको टोटल सेल पोटेंशियल मिला, जो आपको पोटेंशियल ऑफ द सेल मिला, वोल्टेज ऑफ द सेल मिला, ये कितना है? दैट इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट्स के बराबर। तो इस तरह आप कोई भी 2 सेल कंस्ट्रक्ट करते हो तो आपको इतना याद रखना चाहिए कि उसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितनी और दूसरे सेल की रिडक्शन कितनी है। तो आपके पास जो रिडक्शन है उसमें से ऑक्सीडेशन को माइनस करो, लेकिन ऐसे नहीं है बस माइनस आपके बीच में है उसकी नहीं रखनी, उसकी माइनस आपने रखनी है। फिर माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाए। फिर आपने इनको आपस में प्लस करके टोटल आपको वोल्टेज जो सेल से मिलेगी यहाँ पर वो ये मिलेगी।
अगर सॉल्यूशन आपने कितना रखा हुआ है, 1 मोलर आपने रखा हुआ है। अब अगर आपने इनको आपने डबल कर दिया तो फिर वोल्टेज डबल हो सकती है। यहाँ पर भी 1 मोलर था, ठीक है बेटा, आपने यहाँ पर कॉपर सल्फेट का रखा हुआ है तो ये होगा। अब ये मालूमात हमें बहुत बड़ा फ़ायदा ये देती हैं कि इस सॉल्यूशन में हम इस तरीके से न सिर्फ वोल्टेज बता सकते हैं बल्कि आयन एक्सचेंज कर सकते हैं। अब अगर हमें कहा जाए कि भाई आपके पास ये जो आपने मालूमात ली हैं इसका फ़ायदा क्या है, ये रिएक्शंस में भी काम आती। जैसे हमें कहा गया हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, अब इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हम जिंक मेटल डालते हैं। क्या डालते हैं? मेटल। अब यहाँ पर आपको वो इलेक्ट्रोड वाला रिएक्शन काम में आ रहा है, आपके काम का है। आपको पता है ड्यूरिंग रिएक्शन इन इलेक्ट्रोड या इनसाइड ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपने देखा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे, जिंक लूज कर रहा था, कॉपर गेन कर रहा था। तो यहाँ पर कॉपर जो है वो +2 में टूटा, सल्फेट -2 में। जिंक जैसे ही आया इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, जिंक से कॉपर इलेक्ट्रोड की शक्ल में अगर गेन कर रहा था, यहाँ भी गेन करेगा सॉल्यूशन में भी। अब रिएक्शन हो जाएगा, अब रिप्लेस होगा जिंक, यहाँ पर जिंक लूज कर गया, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर गया, कॉपर हो गया +2 मतलब 0, 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो गए। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं कि कॉपर जो था +2 में था सॉल्यूशन में, और जिंक जो था हमने प्योर मेटल की शक्ल में सॉल्यूशन में पुट किया। अब आपने देखा कि जिंक से कॉपर ने इलेक्ट्रॉन ले लिए, कॉपर ऑक्सी मतलब रिड्यूस हो गया, कॉपर के अंदर हो गई रिडक्शन, और उसके बाद जिंक ने लूज किए, जिंक हो गया +2 में। आप कहेंगे जिंक के अंदर अमल कौन सा हुआ है? ऑक्सीडेशन। देखें कितना सेल ने काम किया, कितनी फ़ायदे वाली चीज़ थी। तो जिंक ने 2 लूज किए, अब ये जिंक आयन सल्फेट के साथ मिल जाएंगे। अब सॉल्यूशन जो है आपसे पूछें कि अगर आपने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया तो इसमें जिंक मेटल पुट करें तो ये कौन से सॉल्यूशन में चेंज हो जाएगा? आप कहेंगे ये अब कॉपर सल्फेट नहीं रहेगा क्योंकि कॉपर गेन कर रहा है और ये लूज कर रहा है। अब ये सॉल्यूशन फौरन कुछ देर बाद कौन से सॉल्यूशन में चेंज हो जाएगा? जिंक सल्फेट में चेंज हो जाएगा। पर यही अमल कहीं उलट हो जाता है। अब देखो मिसाल के तौर पे हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमने सॉल्यूशन उठाया सिल्वर क्लोराइड का। किसका सॉल्यूशन उठाया? सिल्वर क्लोराइड का। अब इसमें हम पुट कर रहे हैं कॉपर मेटल को, ठीक है, कॉपर मेटल को। हमें पता है कि पोटेंशियल जो है ना वो हायर किसकी है? सिल्वर की है। +8 इसकी है, ये है 0.34 वोल्ट प्लस में, इसकी है 0.80 वोल्ट्स, तो ये भी प्लस में है। तो अब वोल्टेज जिसकी ज़्यादा है वो गेन करता है और जिसकी वोल्टेज कम होती है वो लूज़ करता है, पॉजिटिव भले हो। तो जो लो वोल्टेज है वो लूज़ करेगा और जो हाई वोल्टेज है वो गेन करेगा। यहाँ पर जो 2 सिल्वर के थे कैटायन में आए, अब इन्होंने कॉपर से जब आयन सॉल्यूशन में मौजूद थे सिल्वर के, कॉपर मेटल आपने इसमें पुट किया। कॉपर कमज़ोर था, वोल्टेज कम थी, ये ताकतवर था, वोल्टेज ज़्यादा थी। तो अब इलेक्ट्रॉनों ने मूव किया सिल्वर की तरफ और सिल्वर ये क्या हो गया? ये रिड्यूस हो गया। ये किस में चेंज हो गया? सिल्वर मेटल में। और कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये क्लोराइड के साथ। अब आप बताओ आपने सॉल्यूशन किसका लिया था? आपने सॉल्यूशन लिया था सिल्वर क्लोराइड का। अब हमने इस सॉल्यूशन में जैसे ही कॉपर मेटल डाला, ये सरवाइव नहीं कर पाया, ऑक्सीडाइज हो गया और यही सॉल्यूशन कुछ देर बाद किस में चेंज हो गया? कॉपर क्लोराइड में। किस में चेंज हो गया? कॉपर क्लोराइड, और सिल्वर मेटल बनना शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से आप ये याद रखिएगा, आप जब भी कोई सॉल्यूशंस में मेटल पुट करते हैं तो याद रखें कौन सा ऑक्सीडाइज होगा और कौन सा रिड्यूस होगा। ये डिपेंड करता है इनकी वोल्टेज पे। जिसकी वोल्टेज लो होगी, ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन, तो वो ऑक्सीडाइज होगा, और जिसकी हाई होगी वो रिड्यूस होगा। तो सॉल्यूशंस के अंदर भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की इंफॉर्मेशन ऐसे काम करती है। और इस तरीके से
ये मेटल्स एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन गेन भी करते हैं एक दूसरे से और लूज भी करते हैं। तो ये था बच्चों आज आपका टॉपिक कि जिसके ज़रिए आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली कि हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसका हम मतलब क्या लेते हैं और ये हम कैसे मालूम करते हैं। यहाँ तक आज आपका जो लेक्चर था। अब इसमें से हमने काफ़ी हद तक क्या पढ़ लिया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे बनाई जाती है, स्टैंडर्ड वोल्टेज कैसे बताती है वो हमें किसी मेटल की, उसके बाद हम डायरेक्ट क्या पॉसिबल है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इक्विलिब्रियम के टाइम किस तरह मालूम होती है, इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन में आइंस की किस तरह बनती है सेल के अंदर, ये आपको बताया। उसके बाद आपको बताया कि अगर एक हम सेल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं तो उस सेल के अंदर उसकी वोल्टेज आया टोटल कितनी होगी वो कैसे मालूम करेंगे, हम किसको एनोड रख सकते हैं किसको कैथोड रख सकते हैं। तो ये था आज आपका टॉपिक। अब सिर्फ हमारा नेक्स्ट बाकी जो टॉपिक बचता है वो है इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ ECS जो है। ये ECS जो है ये मैं आपको पॉइंट वाइज ये थोड़ा सा और डिटेल में जाएगा टॉपिक, बस ECS आपको पढ़ना है। फिर आप इनसे क्वेश्चन, ये आपको एक क्वेश्चन इस रिएक्शन का मिल सकता है, दूसरा आपको सेल वोल्टेज का मिल सकता है, दूसरा आपको चंद अहम मेटल्स के ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल याद करने पड़ेंगे, जैसे कॉपर है, जैसे जिंक है, जैसा कि सोडियम है, लिथियम है। इनकी वोल्टेजेस 4-5 के आप याद कर लें, क्योंकि अगर सेल्स आते हैं आपको वहाँ पे स्ट्रक्चर मिलता है कि इनमें से कौन कैथोड होगा कौन एनोड होगा, तो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो उम्मीद है अब आप इस चीज़ के काबिल हो गए होंगे कि आप सेल वोल्टेज को काफ़ी हद तक समझ पाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक आप मुझे इजाज़त देंगे। इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, मेरा एक और लेक्चर इस पे मौजूद है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और आम तौर पर ये 2 टाइप के होते हैं जो इलेक्ट्रोलाइटिक होते हैं। एक आम सिंपल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, दूसरा वोल्टिक सेल। इनमें मतलब आपको गैल्वानिक सेल में और कॉमन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डिफरेंस क्या है, ये मैंने बहुत अच्छा एक डिटेल में लेक्चर बनाया हुआ है। मैं उसमें आपको पूरा एनिमेशन भी दी हुई है, वो भी आप ज़रूर देखिएगा ताकि आपको और ज़्यादा मतलब ये क्लियरिफाई हो जाए कि गैल्वानिक सेल का स्ट्रक्चर क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का स्ट्रक्चर क्या है, इनमें डिफरेंसेस क्या हैं। तो ये लेक्चर भी मैं आपको लिंक आपको भेज देता हूँ, लिंक में बना हुआ है, तो आप नीचे कमेंट्स में आप ज़रूर बताइएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपको अच्छा लगा या आपने जो गलतियाँ इसमें आपको नज़र आई हैं वो आप ज़रूर मेंशन करें, मेरी गाइडलाइन हो जाएगी तो मैं आइंदा फिर उसको बेहतर करने की कोशिश करूँगा। टिल नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।